फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो हेलो झारखंड, कैसे हैं? और झारखंड सीजीएल 2022 का मैं पेपर 3 को आज डिस्कस करने वाला हूं और आज का टॉपिक है जनरल साइंस क्वेश्चन। क्या है? जनरल साइंस क्वेश्चन। जनरल साइंस क्वेश्चन से पेपर 3 में आपका 20 क्वेश्चन जरूर आएगा और इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है, पेपर 3 के बिना काम नहीं चलेगा। पेपर 2 और 3 से ही तो आपका मेरिट बनने वाला है। पेपर 1 तो जस्ट क्वालिफाइंग है, बट उसको भी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो मिला जुला के पूरा चीज़ जरूरी है। जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन है। कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन का मैं एक प्लेलिस्ट वहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, मैं तो अच्छे से प्रोवाइड वहाँ करा ही रहा हूँ। तो जाकर ध्यान से अच्छे से देखिए। पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 3 का मैं आपका यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ठीक है? तो अच्छे से यहाँ पे करा दूंगा, आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए। तो जनरल साइंस का क्वेश्चन देखने वाला हूं और यह वीडियो का पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। सीरीज भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? पार्ट 3 कंप्यूटर तक मैं डाल चुका हूं, तो जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन मैं झारखंड सीजीएल के प्रीवियस ईयर से भी आज जनरल साइंस में उठाया हूं और सब मैं ऐसा जनरली करता रहता हूं। मैं स्पेसिफाई पार्टिकुलरली करता नहीं हूं, बट वो प्रीवियस ईयर से ही रहता है क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सो, ठीक है? तो बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, आज यहाँ से जनरल साइंस में क्वेश्चन तो कुछ आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन उस रिलेटेड फ्यूचर में बन सकता है या उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसका पोस्ट मास्टर मैं वहीं कर दूंगा। आने वाले 2-4 हज़ार सालों तक कोई क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से बनेगा तो आप लोग बना दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 1, पेपर 3 जनरल साइंस क्वेश्चन, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पे ब्लिंक होता है और फर्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि गाड़ी का रिम हो गया, तो उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। तो भाई ये क्या ऐसा हो गया है, इसमें क्या मिला दिए हो ऐसा, क्या ऐसा हो रहा है? लोहा मिला दिए हो, निकेल मिला दिए हो, क्रोमी मिला दिए हो या कार्बो मिला दिए हो? तो भाई इसमें हम ना निकेल मिला दिए हैं। क्या किए हैं? निकेल मिला दिए हैं, जिसके चलते इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। भाई जल्दी जल्दी जंग लग जाएगा तो क्या होगा? जल्दी से हम लोग को रिप्लेस कराना होगा, तो उतना बजट थोड़ी है हम लोग का, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। तो समझिए, तो क्या है, यही जो है स्टील में निकेल मिला देते हैं ताकि क्या होता है, उसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। तो बात समझ में आ चुकी है? तो यही सारा स्टील देख लीजिएगा। स्टील एक मिश्र धातु, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, चलिए आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं। स्टील एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातु या फिर एक धातु का जो सामंगी मिश्रण, सामंगी मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग किसी चीज़ को जंग से बचा सकें या कोई चीज़ सस्ता कर सके, तो इसलिए मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक है? चलिए अगर बात करें हम लोग यहाँ स्टेनलेस स्टील के बारे में, स्टील दो तरह का देखने को मिलेगा, स्टेनलेस स्टील एक स्टील। तो नॉर्मल स्टील जो घर में बर्तन होता है उसमें सिर्फ लोहा प्लस कार्बन होता है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसका उपयोग आप लोग देखिएगा कि एरोप्लेन का बॉडी वगैरह बनाने के लिए होता है, और अभी मैं बात किया थोड़ा सा बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाने के लिए, तो उसमें लोहा होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। तो इस सब चीज़ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। चर्चा कर दिया मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, ताकि स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करा सके, जंग से बचा सके उसको, ठीक है? इसीलिए, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सके, तो इसलिए मिश्र धातु बनाते हैं। एक याद रखिएगा कि लोहे के वस्तुओं पर जो जस्तीकरण होता है, गैल्वेनाइजेशन, उसमें हम लोग जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, ठीक? क्या करते हैं? जिंक का लेयर। जैसे टीन वगैरह देखे होंगे कि जिसमें मतलब बहुत सारा खाद्य पदार्थ आता है तो चमकते रहता है, तो टीन होता है एक्चुअली ऊपर, उस पर जिंक चढ़ा देते हैं हम लोग। क्या चढ़ा देते हैं? जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो समझ में आ चुका होगा। बाकी एक मिश्र धातु और यहाँ से अगर आया है तो याद रखिएगा, कॉपर प्लस जिंक को हम लोग बोलते हैं ब्रास, पीतल जिसको बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो यही सारा चीज़ हो गया। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, जिससे कि समझिएगा कि आप लोग स्टील का यूज हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट। और जो सॉफ्ट आयरन होता है, आयरन, सॉफ्ट आयरन, उसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? याद रखिएगा इसको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यही सारा टॉपिक तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ब्लिंक होता है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? देखिए हार्मोन का डेफिनेशन एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कि कोई अगर ग्रंथि है अपना अगर फ्लो जो है डायरेक्ट ब्लड में देती है तो उस चीज़ को हार्मोन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होता है। तो वह कौन सा विटामिन है जो क्या होता है मतलब डायरेक्ट ब्लड में मिलता है? विटामिन ए, डी, ई और के। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। विटामिन डी जो होता है ऐसे क्या होता है, विटामिन डी जो होता है ऐसे अपना जो मतलब जो बनता है वो डायरेक्ट ब्लड में बनता है। एक्चुअली में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग बोलते हैं कि सन से विटामिन डी मिल रहा है, तो सन से डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता है। सन से है से हमारा जो स्किन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो सन जो का लाइट कोलेस्ट्रॉल से मिलकर विटामिन डी मिलता है, तो डायरेक्टली विटामिन डी हम लोग को नहीं मिलता है। कोलेस्ट्रॉल हम लोग के त्वचा में पाया जाता है, जिसके चलते विटामिन डी बनता है। तो बात समझ में आ गया? तो विटामिन डी, और ये अपना फ्लो जो है डायरेक्ट ब्लड में कर देता है, इसलिए इसको हार्मोन बोल देते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया? चलिए बहुत सारे विटामिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है।
विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आपको याद है, रेटिनॉल होता है, बी का थायमिन होता है, सी का आपका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ई का होता है टोकोफेरॉल और एफ का होता है फिलोक्यूनिन। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी जो विटामिन ए, डी, ई और के है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि वाटर में घुल जाता है, और जो विटामिन बी और सी देखते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रोतंदी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से आप लोग गम्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, डी का कमी वगैरह से आप लोग को क्या हो जाएगा, डी की कमी वगैरह हो जाएगा तो सूखापन आ जाएगा, हड्डी वगैरह कमजोर रहेगा। और विटामिन ए की कमी अगर हो गया तो क्या हो गया, मतलब स्किन वगैरह में थोड़ा सा जो निखार वगैरह है ना वो कम होने लगेगा। अब विटामिन के अगर कम हो गया तो समझ जाइए कि ब्लड वगैरह निकलेगा तो क्या होगा, थक्का नहीं जमेगा। तो विटामिन के जो है से क्या होगा, रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है, इसको याद रखिएगा। एक्चुअली देखिए विटामिन के जो होता है ना से एक ब्लड में हेपरिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, उसी के चलते रक्त थक्का बनता है, तो उसको बनाने में विटामिन के हेल्पफुल होता है, हेपरिन होता है वो चीज़, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। सारा चीज़ क्लियर हो गया ना, कि भी कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सारा चीज़ डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए तो ये सारा विटामिन डी आपका आंसर हो गया। हार्मोन वगैरह को, प्लांट में कुछ कुछ हार्मोन आप लोग जानते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, ठीक है, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये सब प्लांट में हार्मोन है। दो हार्मोन एक और इंपॉर्टेंट है आपका है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में पाया जाता है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो फीमेल में पाया जाता है। यह देखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। चलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है कौन बनाता है, टेस्टिज बनाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन बनाता है, बता सकते हैं आप लोग, एस्ट्रोजन हार्मोन कौन बनाता है, बताइए जरा फीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर आता है कि चांदी का कौन सा यौगिक फोटोग्राफी में उपयोग होता है। क्लास 10th में लेसन 1 अगर आप पढ़े होंगे आप लोग तो वहाँ पे इसका यूज, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चांदी का कौन सा यौगिक देखे होंगे कंपाउंड जो है फोटोग्राफी में यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जर्मन सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा AgBr। बात समझ में आ गया। जो सिल्वर आयोडाइड देख रहे हैं इसका सूत्र होगा AgI, और AgI का यूज हम लोग आर्टिफिशियल रेन में करते हैं भाई, याद रखिएगा। देखे होंगे मूवी वगैरह में, क्या अचानक से बारिश होने लगा था, क्या सबको इंतजार करता है क्या कि बारिश होने लगेगा, नहीं, AgI का बादल बनाया जाता है, ठीक है, बादल उसी से बारिश होने लगता है। बहुत सारे वाटर रोटर्स को इकट्ठा कर लेता है और जब वो घना बन जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा भारी हो जाता है तो गिरने लगता है। तो AgI का यूज आर्टिफिशियल रेन में करते हैं। AgBr का उपयोग हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यानी कि फोटोग्राफी में करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी जर्मन सिल्वर नाम, जर्मन सिल्वर है, इसमें सिल्वर नाम का चीज होता नहीं है। जर्मन सिल्वर में 3 चीज देखने को मिलेगा, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, यानी कि नाम तो है सिल्वर लेकिन सिल्वर नाम का कोई चीज है नहीं इसमें। बाकी सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होता है, ठीक है, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। चलिए चांदी के बारे में बात आया है तो याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है यानी कि कंडक्टर है, ठीक है। चांदी के बाद आता है गोल्ड का नंबर, लेकिन चांदी और गोल्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि पता है चोरी हो जाएगा, ठीक है। और ये सब मेटल्स सारा है, और मेटल्स में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए भाई साहब 2 चीज़ चाहिए, ठीक है। पहला है तो आयंस चाहिए, आयंस, ठीक है, और नहीं तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। और जिधर इलेक्ट्रॉन बहता है, एक चीज़ भी याद रखिएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन बहता है इलेक्ट्रिक करंट जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, पता है ना ये चीज़। चलिए तो जितने इंपॉर्टेंट चीज़ है आते जाएंगे तो मैं बताते जाऊँगा, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा। तो आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड। तो याद रखिएगा इसके बारे में, जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और गोल्ड और जो आप लोग देखे होंगे सिल्वर, ये सब जो है ना से आपका बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। सोडियम सबसे ज़्यादा पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है धातु है, क्या है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और सोडियम तो आग पकड़ लेता है ऐसे भी नॉर्मली पानी में भी, तो इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है सोडियम को। तो सब चीज़ कुछ कुछ आइडिया रखिएगा। सोडियम के बारे में बात कर रहा हूँ, केरोसिन ऑयल मतलब केरोसिन ऑयल के मत समझिएगा, ये पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी धातु ओस्मियम है, याद रखिएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। ऑक्सीजन है जोसेफ प्रिस्टले, हाइड्रोजन मोजले, नाइट्रोजन रदरफोर्ड या इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। तो सारा आविष्कार और आविष्कारक के नाम है, तो बताइए कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि ऑक्सीजन बी गलत है। हाइड्रोजन का आविष्कार मोजले नहीं किए थे, हाइड्रोजन का आविष्कार कौन किए थे, कैवेंडिश किए थे। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे, प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले किए थे 1600 ईस्वी में। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश किए थे 1776 में। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड किए थे 1772 में। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन द्वारा 1897 में किया गया था। और जो मोजले आप देख रहे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी बनाए थे, पीरियोडिक टेबल जिसको आप बोलते हैं, 1913 में, ठीक है।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर यानी कि जेड पे आप लोग का है, मालूम है ना। और जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किस पे था, वो था आपका एटॉमिक मास पे, पता है ना। तो आधुनिक पीरियोडिक सारणी पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर है, ये आइडिया रखिएगा। टोटल 118 आप लोग को एलिमेंट अभी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाइड्रोजन को हम लोग आवारा गैस भी बोलते हैं या फ्यूचर फ्यूल भी बोला जाता है इसको, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन अगर अच्छा से कर लें तो आप लोग को पता होगा कि सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके चलते हाइड्रोजन का एटम होता है हीलियम में कन्वर्ट होता है और बहुत लार्ज स्केल पर एनर्जी जनरेट होता है, नाभिकीय संलयन जिसको बोलते हैं। तो इसी चलते सन तो एनर्जी हम लोग को दे रहा है। तो वही सारा चीज़ जो है हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है हीलियम में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो है बहुत सारा एनर्जी मिलता है। तो इसको हम लोग यूटिलाइज करने के लिए यूज अभी चाह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर का फ्यूल है। और ऑक्सीजन गैस आपको मालूम है हम लोग क्या है, बर्निंग यानी कि जलने में सहायक होता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, आपको देखिएगा 78% नाइट्रोजन मिलेगा, 21% आपको ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03% है। समझ में आ गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से मैं डिस्कस कर ही दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था आप लोग बताइए, ठीक है, लिखा जाता अभी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये कनाडा में एक जगह है, तो बताइए कब हुआ था। अब बताना है कि किससे संरक्षण से है, यानी कि हम लोग जब बात करते हैं कोई चीज़ को लेकर तो कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्या इसका मकसद है। तो मकसद तो बता दे रहा हूँ, कब हुआ था बताइए। ओजोन होता है जलवायु से रिलेटेड है, मिट्टी से रिलेटेड है या जल से रिलेटेड है। देखिए ओजोन जो मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, वह जैसे आपका ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है। किससे, ओजोन परत। ओजोन कैसे बनता है बताता हूँ थोड़ा सा। पहले देखिए कि ऑक्सीजन गैस होता है, उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे ही पड़ता है 2 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, O+O। आफ्टर दैट क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है अगेन फिर ऑक्सीजन से कंबाइन करके O3 नाम का एक यौगिक बनाता है, जिसको हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया। और ये ओजोन करता क्या है, यही अल्ट्रावायलेट को जैसे पृथ्वी पर आने से रोकता है। क्यों, क्योंकि अल्ट्रावायलेट अगर आ गया तो हम लोग स्किन कैंसर हो जाएगा। तो सोचिए कि बेचारा अल्ट्रावायलेट ही बनाया और उसी को नहीं आने दे रहा है। तो बोला कि चलो भाई तुमसे कोई नाता रिश्ता नहीं है, तुम तो लोगों को परेशान करने वाला हो, तो मत जाओ। तो बोलता है कि जाने दो भाई, अल्ट्रावायलेट बोलता है कि जाने दो, लेकिन ओजोन बोलता है कि नहीं से नहीं होगा भाई। तो अल्ट्रावायलेट बोलता है कि रुको मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। तो होता क्या है कि हम लोग जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हम लोग छोड़ते हैं, जिससे सुने होंगे रेफ्रिजरेटर और जो हम लोग का जो कूलर मतलब AC होता है, उससे क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ओजोन परत डिप्लीट होने लगता है। तब बोलता है यूवी कि चलो भाई अब आ सकते हैं। अंटार्कटिका में छेद हुआ था, आप लोग को याद है ना, पता चला था। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्ट आपका स्किन पे गिर जाएगा तो स्किन कैंसर होगा, वहाँ का सेल परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। यानी कि जनरली जलने के बाद आपका स्किन उग जाता है ना, सेल ऐसा डैमेज हो जाएगा कि फिर वहाँ सेल उगेगा ही नहीं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतना ज़्यादा खतरनाक है, स्किन कैंसर वगैरह कर देता है, ठीक है। जल के बारे में याद रखिएगा। जो वर्ल्ड वाटर डे हम लोग किसका मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं ना, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे। और वर्ल्ड अर्थ डे हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को। और पर्यावरण दिवस आप लोग को मालूम है ना, 5 जून को मनाते हैं। इसको कैसे बोल सकते हैं, पर्यावरण दिवस हम लोग कब सबसे मना रहे हैं, 1972 से हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरा आंसर आपका ओजोन हो गया। ओजोन के बारे में मैं आई थिंक कि सब चीज़ समझा दिया, ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन और आएगा, टेंशन मत लीजिए। अगला स्लाइड में देख लीजिएगा। ओजोन लेयर है सर ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पाया जाता है, समझ लीजिएगा, बात समझ में आ गया ना। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ओजोन लेयर पाया जाता है। इसको याद रखने के लिए सबसे नीचे वाला परत ट्रोपोस्फीयर होता है, स्ट्रेटो होता है, मेसो होता है, थर्मो होता है, स्फीयर होता है। ट्रिक क्या है, टेक सम मिल्क देन एग। तो इसे याद रखिएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यही सारा चीज़ होता है। बाकी एक और क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे फिर से मैं डिस्कस करूंगा इसको। फॉर द टाइम बीइंग ओजोन लेयर जो है आपका स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में आता है। आंसर अगर सिर्फ आ जाएगा तो स्ट्रेटोस्फीयर लगा के आइएगा, थर्मोस्फीयर मत लगाइए, ट्रोपोस्फीयर मत लगाइएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ज़्यादा पाया जाता है, ट्रोपोस्फीयर में कम, ठीक है। तो ओजोन लेयर होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ का। देखे होंगे कितना अच्छा मतलब सेटअप है, मतलब नेचर का, कि हम लोग को इतना प्रोटेक्ट करके रखती है। तो यार इन्वायरमेंट को थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीसीजी में प्रयुक्त सी का क्या मतलब है। बीसीजी का फुल फॉर्म पता है आपको, सी का मतलब बताइए। क्यूरी, कैलोरी, कैलमेट या कैल्शियम क्या होता है।
तो इसका जो होता है से कैलमेट होता है, सी का मतलब होता है कैलमेट। आइए देखते हैं बीसीजी का फुल फॉर्म। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट और ग्यूरिन, ये होता है फुल फॉर्म। आप लोग देखे होंगे टीबी जो होता है उसका जो उसे बचाने के लिए इसका टीका लगता है, क्या लगता है, उसका टीका लगता है टीबी से बचाने के। टीबी मतलब क्षय रोग, टीबी क्या करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, लंग्स को, ठीक है। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को। डिप्टी का भी एक साथ में फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस, ठीक है। क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी इसका भी टीका लगता है। टेटनस पता है, इसको लॉक जा भी बोलते हैं, लॉक जा, क्योंकि देखिएगा अगर टेटनस हो जाएगा ना तो आपका जबड़ा वगैरह जो होता है, कोई भी चीज़ शरीर में अकड़न होने लगेगा, कोई भी चीज़, तो टेटनस अभी बैक्टीरिया के चलते ही होता है, टीबी भी बैक्टीरिया के चलते ही होता है, टेटनस और दोनों बैक्टीरिया के चलते होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ याद रखिएगा, लॉक जा भी बोलते हैं टेटनस को। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा। क्यूरी पता है ना, क्यूरी वही है, क्यूरी मैडम क्यूरी वाला है। तो क्यूरी टेम्परेचर भी होता है एक, और इसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ चला जाएगा। क्यूरी को जो मैडम क्यूरी थी उनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, तो पहला ऐसा पर्सनालिटी था, तो इनके बारे में याद रखिएगा। कैलोरी जो है से आपका एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, क्या है, कैलोरी एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी मतलब ऊर्जा का, ठीक है। और बाकी कैल्शियम को पता है हड्डी में पाया जाता है, बोन्स वगैरह में, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा, आंसर इज कैलमेट। अब बाकी दोनों बीसीजी और जो डीपीटी बताया है उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन कहाँ कहाँ क्या है, समझ लीजिएगा सारा चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है, बताइए जरा। समताप मंडल ओजोन परत में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में वर्षा होती है, आयन मंडल में उल्का पिंड का बनता है, और मध्य मंडल में उल्काओं का विनाश होता है। कौन गलत है, तो देखिए इसमें जो गलत आपका है वो ऑप्शन नंबर सी है, आयन मंडल में उल्का पिंड नहीं बनता है। उल्का पिंड जो होता है तो मार्स और जुपिटर के बीच में बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। उल्का पिंड उधर होता है, तो वहीं से कभी कभी अलग अलग फोर्स जब लगता है तो उधर से चला आता है पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए, ठीक है, लेकिन बनता वहाँ नहीं है, तो आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। तो बाकी सारा चीज़ सही है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, क्षोभ मंडल में वर्षा वगैरह सारे वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, और मध्य मंडल में उल्काओं पिंड का विनाश होता है। अगला डायग्राम आएगा वहाँ पे सारा चीज़ क्लियर होगा, और अगला डायग्राम में साफ साफ देख सकते होंगे कि मीजोस्फीयर जिसको मध्य मंडल बोलते हैं, यहाँ पे उल्का पिंड नष्ट हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें मैं चर्चा कर ही देता हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर में आप लोग देखे होंगे कि एरोप्लेन वगैरह सारा उड़ता वगैरह है, अर्थ मतलब एरोप्लेन उड़ता है, जितना वायुमंडलीय संबंधी घटनाएं होती है, वर्षा वगैरह, ठीक है, तूफान वगैरह जितना आता है, ट्रोपोस्फीयर में आप लोग को देखने को मिलेगा। ओजोन लेयर इसके बीच में आता है, ठीक है, क्या आता है, ओजोन लेयर इसके बीच में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही सारा चीज़ें हैं, आप लोग इधर देख लीजिएगा। और थर्मोस्फीयर वगैरह आप लोग देखे होंगे, थर्मोस्फीयर वगैरह में कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह हम लोग जनरली यूज करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन आयन मंडल वगैरह में। एक से फिर तो उसके बाद का चीज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह चीज़ इस पर क्वेश्चन बनता है, तो देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देख लीजिए, थर्मोस्फीयर सबसे निचला सतह होता है ना, मतलब एटमोस्फीयर का। टेक सम मिल्क देन एग, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑर्डर समझ गए। उल्का पिंड का विनाश यहाँ पे मेजोस्फीयर में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। उल्का पिंड जैसे ही आता है ना, वायुमंडल के घर्षण से जलने लगता है और पृथ्वी पर आते आते खत्म हो जाता है वो चीज़, ठीक है। तो इस तरह चीज़ कुछ कुछ याद रखिएगा, कन्फ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए। और भी एक क्वेश्चन इस पर आएगा तो वहाँ पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते जाएंगे डिस्कस करते जाऊँगा। विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, तो विद्युत फ्यूज जो है से आपका पीबी प्लस एसएन से मिलकर होता है। पीबी मतलब लेड और एसएन मतलब टिन, तो लेड और टिन से मिलकर बना होता है। विद्युत फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर देखेंगे कि अगर दो चीज़ होता है, शॉर्ट सर्किट होता है और ओवरलोडिंग होता है, तो उसमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट जल जाता है। जब फ्यूज रहेगा तो वहाँ पे गल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो वो जो है से जलने से बच जाएगा, कोई भी यंत्र है लगा हुआ है तो। 200 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है आप लोग विद्युत फ्यूज का मतलब गलनांक होता है, बॉइल, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, जिसके बारे में याद रखिएगा, मिश्र धातु है, सीसा प्लस टीन का, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है। मिश्र धातु के बारे में तो पहले चर्चा कर ही दिया था। सोल्डर भी एक होता है, पीबी प्लस एसएन से ही मिलकर बनता है, पीबी प्लस एसएन, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है, इसको आप लोग याद रखिएगा विद्युत फ्यूज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन जो है से किसका प्रमुख अयस्क है। अयस्क अंग्रेजी ओर होता है, ओर के बारे में समझेंगे। ओर एक तरह के ऐसा मिनरल्स होता है जिससे हम लोग मेटल को प्रोफिटेबली प्राप्त कर सकते हैं। समझिए कि और किसको बोलेंगे, जैसे कि अर्थ में जो पाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग मिनरल बोलते हैं, जो क्रस्ट में पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग अगर उसको निकाल रहे हैं, मान लेते हैं 1 ग्राम सोना के लिए हमको लग गया, मान लेते हैं 50,000 रुपया, लेकिन उसको बेचने जा रहे हैं 1 ग्राम सोना तो हमको 10,000 में बिक रहा है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, बस समझ में आ रहा है।
तो क्या हो गया कि वो तो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ भाई, तो उसको और नहीं कहेंगे, और उसी को बोलेंगे जिसको हम लोग आसानी से और है से मतलब उसको कम खर्चा में निकाल सकें ताकि उसका फायदा हो सके, उसको और बोलते हैं। ठीक है, तो कैलामाइन एक तरह का और है जिससे मेटल निकाला जाता है, तो समझ में आ चुका होगा। तो कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का, पारा का, एल्यूमिनियम का या लोहा का? तो ये जो है से आपका जिंक का अयस्क है। किसका है? जिंक का। तो याद रखिएगा कैलामाइन। बाकी सारा कुछ कुछ अयस्क के बारे में बताता हूँ। पारा का अयस्क होता है सिनेबार, जिसको AgS बोलते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है इसका अयस्क होता है बॉक्साइट, जिसको बोलते हैं Al2O3 इंटू 2H2O। तो इसको याद रखिएगा, बॉक्साइट का ही है, बॉक्साइट, समझ गए। और लोहा का तो बहुत सारा अयस्क होता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, इस तरह क्या होता है? लोहा का अयस्क होता है। ठीक है, तो आंसर आपका जिंक हो गया। जिंक याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसमें हम लोग मेटल पर जिंक के ही, लोहा या टीन पर जिंक के परत चढ़ाते हैं, उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिटकरी का सूत्र, एलम का, एल्यूमिनियम के बारे में चर्चा आया है। फिटकरी का सूत्र देख लीजिएगा आप लोग, Al2SO4 का होल 3 इन K2SO4 और 24H2, यही होता है फिटकरी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जिसको एलम बोलते हैं हम लोग, Al2SO4 होल 3 K2SO4 और 24H2O। इसका पानी वगैरह साफ करने में यूज होता है ना फिटकरी का, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और ये 3 को हम लोग सब स्क्रिप्ट बोलते हैं ना, यहाँ सब स्क्रिप्ट पढ़ाया था ना कंप्यूटर में, तो भूलिएगा मत, 3 को सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, और जो पावर होता है उसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? भूलना नहीं है भाई। चलिए, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, आंसर आपका जिंक हो गया। बाकी सारा चीज़ मैं डिस्कस कर ही दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन। लाइकेन का नाम सुना है? लाइकेन जिसका उपयोग लिटमस पेपर बनाने के लिए किया जाता है, किससे बना होता है? बैक्टीरिया प्लस कवक, शैवाल प्लस वायरस, प्रोटोजोआ प्लस बैक्टीरिया, शैवाल प्लस कवक। तो जो आप लोग देखे होंगे लाइकेन जो लिटमस पेपर बनाने के लिए यूज होता है, सबसे पहले आंसर जान लीजिए, शैवाल प्लस कवक का सहसंयोजी इन लोग के बीच रिलेशन होता है। ठीक है, तो शैवाल प्लस कवक से मिलकर बना होता है। सहसंयोजी सहपरजीवी के मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर डिपेंड रहना को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सहजीवी जो होता है इन लोग, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे समझिए कि शैवाल आप लोग पता होगा ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बीजीय होता है, कवक को हम लोग फंगस बोलते हैं। टेंशन मत लीजिए, सब डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो कवक को फंगस बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गे और फंगी, तो ग्रीन है इसके चलते फोटोसाइंसिस करके खाना बनाता है, और फंगस जो है रहने के लिए घर देता है, तो दोनों मिलजुल कर आता है। तो इसी का रस से जो है मतलब जब मिल के बनता है तो उसको लाइकेन कहा जाता है। इसी के रस से लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब बात करते हैं लिटमस पेपर होता क्या है, क्या यूज होता है। तो लिटमस पेपर कोई अगर एसिड है, कोई बेस है, तो उसमें मतलब कोई लिक्विड है तो पता करने के लिए यूज होता है कि एसिड जो है से मतलब कोई एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अम्ल है कि क्षार है। तो एसिड में डालिएगा लिटमस पेपर तो क्या हो जाएगा आपका जो है से ब्लू हो जाएगा, एसिड में ब्लू हो जाएगा। और अगर बेस होगा तो उसमें ग्रीन हो जाएगा। तो इसमें यही लिटमस पेपर का यूज होता है। एसिड में क्या होता है? ब्लू हो जाता है, और बेस में ग्रीन, अरे यार रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, ग्रीन बोल रहा हूँ। एसिड में ब्लू और बेस में रेड हो जाता है लिटमस पेपर। तो इसको याद रखिएगा, पता करने के लिए होता है कि कोई भी हमारे पास जो दिया हुआ चीज़ है वह एसिडिक है कि बेसिक है। समझ में आ चुका होगा। चलिए, तो यही सारा चीज़ है, देख लीजिएगा। कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। रोग और प्रभावित अंग, बेरी बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, टीबी है से फेफड़ा को प्रभावित करता है, या मलेरिया है से संयुक्त रक्त कनिकाएं जिसको आप लोग WBC बोलते हैं उसको प्रभावित करता है। तो इसका देखिए गलत जो है से पेयर है आपका डी। ठीक है, क्या है? गलत डी है। तो आपका आंसर मलेरिया हो गया। मलेरिया WBC को नहीं RBC को प्रभावित करता है। ठीक है, ठीक है, क्या करता है? WBC को नहीं RBC को प्रभावित करता है। बात कर लेते हैं WBC का जो जीवन चक्र होता है 1 से 2 दिन तक होता है, जबकि RBC का टाइम पीरियड आपको 100 से 120 दिन तक देखने को मिलता है। मलेरिया जो है से फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के चलते होता है। एक्चुअली में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के चलते नहीं होता है। इसके पैर में एक प्लाज्मोडियम होता है जो कि एक पैरासाइट होता है, याद रखिएगा। पैरासाइट वही जो है हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है और RBC को प्रभावित करके हमको बीमार कर देता है। मलेरिया के लिए दवा होता है क्विनिन, जो कि आप लोग को मालूम होगा क्यूनिन एक दवाई होता है। ठीक है, सिनकोना जो क्यूनिन दवाई होता है सिनकोना से बनाया जाता है, ट्री के छाल से। तो इसको याद रखिएगा। टीबी में आप लोग बैक्टीरिया से चलते होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। पीलिया जो होता है से लीवर यानी कि यकृत प्रभावित होता है। बेरी बेरी देखोगे विटामिन B1 की कमी के चलते होता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन वगैरह आप लोग को सही से काम नहीं करेगा, तो बेरी बेरी हो गया। तो आंसर आपका मलेरिया हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, सारा चीज़ जो डिस्कस किया वो भी आप लोग को कन्फर्म होना चाहिए। ठीक है, और आगे चर्चा करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए ग्री हो गया है ना, ग्रह मंडल होना चाहिए था
कौन सा, ऐसा मैं जनरली ग्रह ही लिखा था बट वहाँ पे ऐसा लिखा गया, उसको ध्यान नहीं दिया गया। कौन सा ग्रह मंडल जोवियन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो यह देखिए जेएसएस सीजीएल का ही क्वेश्चन है, देख तो आप लोग को पता है। देख लीजिए जेएसएस सीजीएल जो है जनरल साइंस का अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो जोवियन प्लैनेट के नाम से किसको जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून या मंगल, शनि, यूरेनस, बुध, या फिर बुध, शनि, यूरेनस, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या प्लूटो। तो आपका करेक्ट आंसर ए होगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जेसन याद रखिएगा, जेसन होल्डर है ना प्लेयर वेस्ट इंडीज का जेसन होल्डर, तो याद रखिएगा जेसन होल्डर जोबियन है। क्या है? जोबियन है। ठीक है, तो वही है जोबियन प्लैनेट हम बोलते हैं। जेबियन है, जे से स्टार्ट होता है, तो इसे भी याद रख सकते हैं। जेसन, जेबियन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो गया। ठीक है, तो यही इसको जोबियन प्लैनेट बोलते हैं। जोबियन प्लैनेट क्या होता है चर्चा करते हैं थोड़ा सा, आइए अगला स्लाइड में। और ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज यहाँ से जितने क्वेश्चन बने हैं पास्ट में और जितने बन सकते हैं सब आज मैं डिस्कस कर दूंगा, छोड़ूंगा एक भी नहीं। देखिए, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इस फर्स्ट 4 प्लैनेट को हम लोग बोलते हैं अर्थ लाइक प्लैनेट। क्या बोलते हैं? अर्थ लाइक प्लैनेट, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस पर मतलब कहने का मतलब इस पर एक स्थल पाया जाता है, इस पर रहा जा सकता है। ठीक है, मतलब इस पर लैंड कर सकते हैं। जो लास्ट 4 प्लैनेट हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम लोग बोलते हैं जोबियन प्लैनेट, यानी कि गैस लाइक प्लैनेट। रटना नहीं है, जिसको बोलते हैं गैस लाइक प्लैनेट, जिसी को जोबियन प्लैनेट बोलते हैं। समझे? तो यही है गैस लाइक प्लैनेट, इसको जोबियन प्लैनेट बोलते हैं। चर्चा कर लेते हैं फर्स्ट 4 प्लैनेट। प्लूटो को तो बोला गया कि भाई तुम ग्रह के कैटेगरी में रहने लायक नहीं हो, तुमको निकाल दिया गया। उसका कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चल नहीं रहा था तो निकाल दिया गया। ठीक है, उसको ग्रह में से के क्षेत्र मतलब जो प्लूटो है उसको ग्रह की कैटेगरी से कब निकाला गया था? आपको टाइम याद है? डेट बताइएगा जरा, ईस्वी सन। डेट क्या? ईस्वी सन बताइए। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन बताते हैं। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न है। इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न का डेंसिटी यानी कि आप लोग का घनत्व तो इतना कम होता है कि पानी में भी तैर सकता है। इसके चारों तरफ रिंग होता है, याद रखिएगा, और बहुत सुंदर है यह, चारों तरफ रिंग पाया जाता है सैटर्न के। चलिए और कुछ बात करते हैं। यहाँ मरकरी जो है सबसे नज़दीक है लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वीनस सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ये क्यों? क्योंकि इसका 95% जो है एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या जनरली वैसे हार्मफुल नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, तो इसीलिए हो गया आपका। अर्थ पर ही एक ऐसा प्लैनेट है, आपको पता है कि जीवन संभव है, आपको लोगों को मालूम होगा। ठीक है, चलिए 2 प्लैनेट आप देख रहे हैं मरकरी, वीनस, इसका कोई सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं है। मार्स यानी कि मंगल का 2 ग्रह आपका है। ठीक है, कौन कौन? फोबोस और डिबोस है। उपग्रह, सॉरी उपग्रह है ना, ग्रह नहीं। मार्स का मतलब मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिबोस। याद रखिएगा अर्थ का तो एक अपना जो है से क्या है उपग्रह है, जिसको चंद्रमा बोलते हैं आप लोग, मून। जुपिटर का सबसे ज़्यादा उपग्रह है और सैटर्न का उसके बाद नंबर आता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा उपग्रह यही है जुपिटर। और जुपिटर जो है अर्थ से लगभग 11 गुना बड़ा है, 11 गुना बड़ा है। कुछ बात करते हैं। वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस ठीक है, शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला भी ग्रह है आप लोग को। ठीक है, और इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन जो पास्ट में बन सकता था मैं बता दिया। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, उससे भी देखिए। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट आप देखते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट, वो मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाया जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, क्या होता है? मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाया जाता है। यहाँ पे मुखिया जी सन है। ठीक है, यहाँ से 3rd प्लैनेट होता है अर्थ, आपको मालूम होगा। तो यही सारा चीज़ आपके पास है। एस्ट्रॉयड बेल्ट समझ लीजिएगा, क्षुद्र ग्रह का यहाँ पे जो है से बेल्ट पाया जाता है, मार्स और जुपिटर। यही कभी कभी मतलब भटकते हुए आ जाते हैं अर्थ पर भ्रमण करने के लिए, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर बोलता है कि चलो भाई टाटा बाय बाय करो, यहाँ से क्यों आ रहे हो। समझ चुके हैं? यही सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सारा चीज़ लगभग डिस्कस कर ही दिया। अब कुछ होगा तो छूट भी सकता है यार, मतलब इतना चीज़ डिस्कस किया, कितना याद रखें। हड्डियों में कैल्शियम को सोखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? जिसको याद रखिएगा, हड्डियों में जब कैल्शियम अगर सोखना है तो उसके लिए आपको विटामिन डी का बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जरूरी है ना? सही है। चलिए, तो विटामिन डी चाहिए, याद रखिएगा। बाकी तो मैं सारा चीज़ डिस्कस कर ही दिया था, फिर से क्या डिस्कस करूँ, टाइम पास होगा। इनमें से क्या पृथ्वी ग्रह को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है? ध्यान दीजिएगा, पूर्वी यानी कि आपको ईस्ट और वेस्ट पूछा है, साउथ और नॉर्थ नहीं पूछा है, तो कंफ्यूजन करके आप लोग भूमध्य रेखा लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए पृथ्वी ग्रह को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का काम करता है आपका जो प्रधान मध्याह्न होता है। क्या होता है? प्रधान मध्याह्न होता है, जिसको आप लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं?
प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, वही होता है प्रधान मध्याह्न। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, क्या होता है सारा चीज़ अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। देखिए यही आपका प्राइम मेरिडियन, क्या है प्राइम मेरिडियन, जिसको आप लोग मीन मेरिडियन के भी नाम से या मेन मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए अर्थ को यही बीच से काट रहा है, तो इधर ईस्ट साइड हो गया अर्थ का, इधर वेस्ट साइड हो गया, तो दो पार्ट में बट गया। इसको आप 0 डिग्री इक्वेटर से कंफ्यूजन मत कीजिएगा। 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है अर्थ को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ठीक है, इक्वेटर को आप लोग बोलते हैं आपका जो आपका देख लें यहाँ पे क्या होता है, भूमध्य रेखा जो होता है अर्थ को बीच से काटता है, उसी को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड हो गया, क्या हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, ये है 0 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका मेन मेरिडियन प्राइम मेरिडियन, यही सारी चीज़ है। बाकी कुछ कुछ चर्चा करता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ को कहा जाता है, और 23.5 डिग्री जब साउथ आते हैं तो उसको मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री आप लोग जाइएगा नॉर्थ में तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ आप लोग को दिख रहा होगा नॉर्थ पोल, और इधर होता है साउथ पोल। ठीक है, चलिए तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात, अर्थ जो है से अपना एक्सिस पे 23.5 डिग्री आपको झुका हुआ मिलेगा, 23.5 डिग्री, जिसकी के चलते जो है से अर्थ और बहुत सारा क्लाइमेट कंडीशन आप लोग को देखने को मिलता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर मतलब एक्सिस पे 24 घंटा में घूम जाता है, आपको मालूम है, और पृथ्वी जो है से सन के चारों घूमने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लेती है। इसको याद रखिएगा, दैट इज द वाई। देखिएगा कि 365 दिन 5 घंटा लगा। ठीक है, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 6 घंटा। इसलिए 4 साल जब 6 घंटा मल्टीप्लाई होता है तो 24 घंटा बन जाता है, और यही 24 घंटा जो है से मतलब एक दिन हो जाता है, जो कि फरवरी में लीप ईयर में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो 366 दिन का हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा इसके बारे में। बहुत अच्छे से आई थिंक डिस्कस कर दिया हूँ सारा चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उल्का जो है से ओरी नाम है इसका, ओरिओडिनस। क्या नाम है? उल्का है, एक तरह का मेट्योर्स, मतलब उल्का तरफ जहाँ समझते हैं ना आकाशीय पिंड होता है उल्का पिंड। ठीक है, तो आकाशीय पिंड होता है। तो ओरिओडोस किस धूमकेतु के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो किस धूमकेतु के साथ जुड़ा हुआ है? तो आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो उल्का जो ओरिओडिस है वो हेली धूमकेतु के साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है हेली। ठीक है, या हेली कभी बोला जाता है। हेली बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। हेली इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 76 साल के बाद दिखाई देता था और देता है, और लास्ट टाइम 1986 में दिखा था, जिस समय हम लोग कोपरा लागू किए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो 76 साल के बाद दिखा था, तो अब कब दिखेगा? अब 1962 में दिखेगा। तो देखिए आप लोग भी देखिएगा उसको। तो इसी तरह का देखिए आप लोग का हेली धूमकेतु है, देखिएगा एक तरह का पूंछ होता है, एक तरह का पुछल तारा होता है। तो हेली 76 वर्ष के बाद दिखता है, और अंतिम बार 1986 में दिखा था, तो आगे 1962 में दिखेगा। तो देख लीजिएगा 61-62 आपका आंसर होगा, लगभग टाइम पीरियड दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि अगला बार कब देखा, तो 1962 के आसपास आप लोग देखने को मिल जाएगा। तो हेली एक तरह का धूमकेतु है। ठीक है, यही है, तो समझ चुके हैं। तो ओरियोडिस के बारे में याद रखिएगा, हेली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है कि 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? क्या है? 0 डिग्री देशांतर कहाँ है? अलास्का, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड या ग्रीनविच? तो आपका आंसर ग्रीनविच होगा। तो 0 डिग्री देशांतर जो है से ग्रीनविच में है। कहाँ पे है? ग्रीनविच में। समझिएगा थोड़ा सा, जैसे देखिए यहाँ पे जो 0 डिग्री देशांतर है, समझिए ये देशांतर होता है या अक्षांश होता है। ठीक है, तो यही सारा चीज़ है। तो देख लीजिएगा, तो देशांतर कहाँ पे है? ग्रीनलैंड, ग्रीनविच में है। तो ग्रीनविच इंग्लैंड में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। यही आपका नॉर्थ पोल है, प्राइम मेरिडियन हो गया आपका, देखे होंगे ना। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, अभी होता है लैटिट्यूड 0 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइम मेरिडियन हो गया। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। तो यही सारा देख लीजिएगा, ग्रीनविच में पड़ता है इंग्लैंड में, और यही जो आपका आता है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अंग्रेजी में इसको बताता हूँ, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं ना, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और भूमध्य रेखा क्या होता है? भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको आप लोग बोलते हैं ना भूमध्य रेखा, वही। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? वही 0 डिग्री आपका देशांतर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ चुके होंगे अच्छा से। तो यही सारा है। तो यही सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जनरल साइंस रिलेटेड। तो कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी लर्नर्स का एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।